नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। देश की न्याय प्रणाली में आज से ऐतिहासिक बदलाव। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक 3 नए आपराधिक कानून हुए लागू। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की आज से होगी शुरुआत। लोकसभा में बहस के लिए 16 घंटे आवंटित। राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। के कविता की 15 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बाढ़ का अलर्ट किया जारी। केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में आने वाले 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। फ्रांस में कल हुए संसदीय चुनाव के पहले चरण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ा झटका। मैरीन ली पेन के नेतृत्व वाली अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी की जीत। 7 जुलाई को दूसरे चरण में चुनाव के बाद आएंगे अंतिम नतीजे। विश्व विजेता बनते ही टीम इंडिया पर पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। बारबाडोस में तूफान की वजह से फंसी भारतीय टीम स्वदेश वापसी में लग सकता है अभी समय। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से। गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, कैस्पर रूट और जेनिक सिनर पहले दौर में पेश करेंगे चुनौती। भारत की तरफ से सुमित नांगल करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज छठा दिन है। 10 दिन का ये सत्र 24 जून को शुरू हुआ था और 3 जुलाई तक चलेगा। आज से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत का अनुमोदन भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे। वहीं पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद बांसुरी स्वराज इस अनुमोदन का समर्थन करेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत शुक्रवार को ही होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते ऐसा हो नहीं पाया। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत हो चुकी है। उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की थी। भाजपा सांसद कविता पाटीदार ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। राज्यसभा में अब तक 9 अन्य सदस्य भाग ले चुके हैं। उच्च सदन में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। इनका मकसद दंड केंद्रित प्रणाली से न्याय केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना और सुलभ, सरल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नए कानूनों के लागू होने से न केवल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच और त्वरित ट्रायल होगा, बल्कि न्यायालय और जेल के बोझ में कमी आएगी। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नए कानूनों के बारे में पुलिस और जांच प्राधिकरणों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पुलिस थानों के प्रभारी भी नए कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर आज अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने 28 मई को कविता की दोनों जमानत अर्जियां पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। के कविता ने निचली अदालत के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें भ्रष्टाचार के सीबीआई के मामले के साथ साथ ईडी के धन शोधन मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। बात करें मॉनसून की, तो मॉनसून पूरे देश में आ चुका है। कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश होने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले हफ्ते दोपहर को शुरू हुई बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खूब उफान पर है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का उम्मीद है। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और झमाझम बारिश भी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार आने वाले पूरे सप्ताह दिल्ली में बारिश का दौर चलता रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आम लोगों को इन नए कानूनों की विशेषता बताने और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए डीडी न्यूज इन नए कानूनों के बारे में एक एक कर विस्तार से बताएगा। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच यानी कि पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण की। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव है पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण। इस नए कानून का मकसद है पीड़ितों को सशक्त कर न्याय सुनिश्चित करना, यानी न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना। यह कानून न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है, बल्कि पीड़ितों के लिए सूचना का अधिकार भी प्रदान करता है। पीड़ितों के सशक्तिकरण के लाए गए इस कानून की कई विशेषताएं हैं। मसलन पीड़ितों को भागीदारी का अधिकार। इसके तहत पीड़ितों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इससे आपराधिक मामलों में हितधारक के रूप में उनकी भूमिका मजबूत होती है। इसी तरह न्याय की आसान प्रक्रिया के तहत पीड़ित को 0 एफआईआर और ईएफआईआर की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 0 एफआईआर के तहत पीड़ित अब अपराध स्थल से दूर होने पर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। वहीं ईएफआईआर के तहत लोग पुलिस स्टेशन जाए बिना ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अन्य विशेषताओं में पारदर्शिता और सूचना का अधिकार शामिल है। पारदर्शिता के तहत पीड़ितों को पुलिस रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को प्राप्त करने के साथ ही जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत पीड़ित को एफआईआर की कॉपी लेने के साथ ही 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में भी जानने का अधिकार दिया गया है। इस तरह पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण में पीड़ित को अभूतपूर्व अधिकार प्रदान करते हुए पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखने के लिए कानून में महत्वपूर्ण सुधार किया गया। नए कानूनों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं और ये कानून मौजूदा भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने इन कानूनों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों की बदौलत पीड़ित को समय पर न्याय मिल सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से अगर हम पहले चले तो एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट में साक्ष्य नियम में जो हमने किया है, फोरेंसिक्स हमने मैंडेटरी कर दिए हैं कि 7 साल से ज्यादा जो सजा होगी जहां पर फोरेंसिक्स होंगे। फोरेंसिक्स साइंटिफिक एविडेंस है, हर जगह माना जाता है और सही है। उसी के लिए मानने के लिए जो हमने कानून लागू किया है उससे हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस पड़ेगा। दूसरा, हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आज के युग में
जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी सारी जिंदगी डिक्टेट कर रहा है। आधुनिक जो चीजें हमारे सामने हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो कैमरा है, ऑल दीज मेथड्स जो कम्युनिकेशन के हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हमने आज की डेट में एक्सेप्ट कर लिया है एज अ डॉक्यूमेंट, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के लिए पहले बहुत डिस्प्यूट थी कि किस उम्र का बच्चा अल्टीमेटली बालिग होता है और नाबालिग होता है। हर एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस थी, जजमेंट्स भी कभी कुछ होल्ड कर रही थी और किसी और प्रकार से होल्ड कर रही थी। फाइनली अब कानून कहता है कैटेगोरिकली 18 साल तक आप बालिग नहीं हैं और 18 साल के बाद आप बालिग हैं। ये आप मानेंगे एक अपने आप में पूरा परिवर्तन लाएगा सिस्टम में। जहां तक समय की सीमा है, वहां नया कानून ने हर चीज की समय सीमा बांध दी है ताकि उसी समय पर सब चीज हो, ताकि आपका पूरा ट्रायल और आपकी जो आगे भी के मुद्दे हैं वो एक समय के तौर पे खत्म हो सके और समय की एक पूरी सरोकार रहे। एक सबसे बड़ी चीज जो हमने अब आज की कानून में देखी है कि विक्टिम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ गुनाह हुआ है उसको हर तरीके की मदद मिलनी चाहिए, उसको हर तरीके का सहयोग मिलना चाहिए, उसको हर प्रकार की सूचना मिलनी चाहिए। और ये आज के कानून सब एड्रेस कर रहे हैं। नए कानून की तरफ हम पूरी तरह बढ़कर चले तो हम अपने आप में देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन हमारे पूरे सिस्टम में होगा। 1 जुलाई 2017 से लागू हुए जीएसटी कानून को देश में 7 साल पूरे हो चुके हैं। ये कानून सिर्फ एक कर सुधार कानून न रहकर अब व्यापार सुधार कानून का रूप ले चुका है। अब करदाताओं का मानस बदल गया है, वे अब कर अदायगी को प्रथम वरीयता देने लगे हैं। आज इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि सरकार कहीं ना कहीं करदाताओं की सोच में एक बड़ा परिवर्तन लाई है। जीएसटी ने भारत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाकर भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया है। जीएसटी के इस 7 साल के सफर में क्या कुछ हुआ, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के बनने पर एक नजर। भारत में जीएसटी का विचार पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में सामने आया। काफी जद्दोजहद के बाद मार्च 2011 में जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में 115वां संशोधन किया गया, परंतु विपक्षी राजनीतिक असहमति के चलते अगस्त 2013 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के कारण विधेयक निरस्त हो गया। फिर 19 दिसंबर 2014 को संविधान में 122वां संशोधन लाकर विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। मई 2015 में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 22 जुलाई 2015 को आम सहमति के आधार पर 1 अगस्त 2016 को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। आखिरकार 8 सितंबर 2016 को संविधान अधिनियम 2016 के 101वें संशोधन के रूप में इसे अनुसूचित किया गया। फिर 12 अप्रैल 2017 को इसे अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया। 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में जीएसटी का शुभारंभ किया गया। जीएसटी के कुछ मुख्य उद्देश्य व जनता को लाभ। कर प्रणाली को आसान बनाना। जीएसटी ने राज्य एवं केंद्रीय करों की जटिलता को खत्म किया। जीएसटी ने उपभोक्ता पर पड़ने वाले टैक्स को कम किया। कर दाखिल करने और रिफंड पाने में आसानी हुई। कर चोरी में कमी आई। जीएसटी लागू होने से महंगाई पर भी लगाम लगी। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में वस्तुओं की कीमत समान रूप से लागू हुई। घरेलू उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक खुली छाछ, दही, आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन, मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुएं जीएसटी लागू होने के बाद सस्ती हुई। जीएसटी ने जहां आम आदमी की पॉकेट के बजट और व्यापारियों के व्यापार को सरल बनाया, वहीं सरकार को भी उससे कई लाभ मिले। जीएसटी से सरकार को लाभ। जीएसटी लागू किए जाने से करों में चोरी रुकने से सरकार के खजाने में राजस्व का इजाफा हुआ। एक सरल और मजबूत आईटी प्रणाली ने प्रशासन की कर प्रणाली को आसान बनाया। व्यापारियों द्वारा कर देयता के अनुपालन करने से सरकार को इसका फायदा हुआ। जीएसटी लागू होने से व्यापार में पारदर्शी व्यवस्था ने स्थानीय और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया।
श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ाने के लिए पहलगाम से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस पहल का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को कम समय में सुरक्षित और परेशानी मुक्त पवित्र दर्शन कराना है। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस कदम के तहत तीर्थ यात्रा के पहले दिन से ही पहलगाम की ओर से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस पहल का उद्देश्य उन तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है जो पैदल या तटों पर यात्रा करने में असमर्थ हैं, ताकि वो आसानी से पवित्र दर्शन कर सकें। डीडी न्यूज से यात्रियों ने बात करते हुए इस पहल की सराहना की है और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। मैं अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ पे आया हूँ लुधियाना से, और काफी अच्छा माहौल है, अच्छा वेदर है काफी, और यात्रा के लिए हम सब निकले हैं और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए काफी महत्व है इस यात्रा का। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी काफी कोऑपरेटिव हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, ट्रैक टू ट्रैक हमें बताते हैं कि कौन सी जगह आपको जाना चाहिए, कौन सी जगह ज्यादा बढ़िया है। और इन्हीं चीजों की वजह से पहलगाम आज की डेट में बड़ा ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। बहुत ही अच्छा कदम है। जो इन मतलब नहीं जा सकते या हेल्थी ज्यादा हैं या नहीं चल सकते, उनके लिए तो बहुत अच्छी सर्विस है। बहुत अच्छा कदम है सरकार का। खुश हैं इससे कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जो अमरनाथ जी की यात्रा पे आते हैं, जो नहीं जा सकते, कम से कम अब बंदे सोच के आ तो सकते हैं ना कि हाँ हेलीपैड है। पहले दिन से ही अमरनाथ जी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की उपलब्धता के लिए सभी लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर सेवा अमरनाथ जी की कठिन यात्रा करने में असमर्थ लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए हेलीपैड सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली भी लागू की है, जिससे यात्री अब घर बैठे इस यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। अमरनाथ जी यात्रा के लिए शुरू हुए हेलीकॉप्टर सेवाओं की सराहना तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने पहले से यहाँ की जो हेलीपैड की सर्विस है उसको स्टार्ट किया है। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे जो आने वाली यात्री है उनके लिए आसाइश होगी दर्शन के लिए। और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जितनी भी इनके लिए तैयारी होनी चाहिए यात्रा के लिए वो की हुई है। इस साल जो हेलीपैड सर्विस रखी गई है जो एज्ड और इन्फर्म्स के लिए, वो एक बड़ा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो हेलीकॉप्टर की सर्विस इन्होंने शुरू की है, ये जो कोई बीमार होता है या कोई बूढ़ा होता है, उसको दिक्कत होती है पैदल जाने में या घोड़े पे जाने में, उसके लिए जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है ये उसके लिए बिल्कुल अच्छी सर्विस है। प्रशासन सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और सुखद अमरनाथ जी हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम से हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत इस प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो यह सुनिश्चित करती है कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए सुचारू, सुरक्षित और परेशानी मुक्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत को पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने का मौका मिला है। इसका आयोजन 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में होगा। वर्ल्ड हेरिटेज समिति में 126 देश शामिल होंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि भारत में इस सम्मेलन का होना राजस्थान के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। इससे राजस्थान की धरोहर को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को की एक कमेटी है, जिसमें यूनेस्को के 195 सिग्नेटरी देश सदस्य हैं, भारत भी उसका सदस्य है। हर देश को 4 साल के लिए उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम करने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद 6 साल तक के लिए वो कूलिंग ऑफ में जाता है, फिर वापस 4 साल बाद में अवसर मिलता है। भारत अब तक 4 बार एग्जीक्यूटिव का मेंबर रह चुका है। पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रेसिडेंसी भारत के पास में है, और पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भी भारत में अगले महीने में होने वाली है। और फ्रांस के संसदीय चुनाव में 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में रविवार को पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 65%
मतदान रिकॉर्ड किया गया। वहीं अब दूसरे चरण का मतदान 7 जुलाई को होना है। पहले चरण के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी 34% मतों के साथ शीर्ष पर है। वहीं वाम गठबंधन 28% वोट के साथ दूसरे स्थान पर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की पार्टी 20% मतों के साथ तीसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है। बता दें कि फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन राष्ट्रपति मैक्रों ने समय से पहले इसी महीने संसद भंग कर दी थी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगा। एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और एससीओ सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। और साल 2024 का पहला तूफान हरिकेन बेरिल दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर की ओर बढ़ते हुए अत्यंत खतरनाक कैटेगरी 4 में तब्दील हो गया है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने कैरेबियन के विंडवार्ड द्वीप समूह की ओर जानलेवा हवाएं चलने और अचानक बाढ़ आने की आशंका भी जताई है। हरिकेन बेरिल के सबसे नजदीकी अमेरिकी क्षेत्र यूएस वर्जिन आइलैंड्स और प्यूर्टो रिको है। दोनों ही क्षेत्रों पर नजर नहीं रखी जा सकती है और जा रही है। माना जा रहा है कि तूफान का मुख्य प्रभाव द्वीपों के दक्षिण में रहेगा। वहीं तूफान के केंद्र सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और ब्रेनेडा में सबसे अधिक जोखिम होने की आशंका जताई गई है। बात करते हैं क्रिकेट की, तो बीसीसीआई ने T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों के लिए पुरस्कार का ऐलान किया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप की विजेता टीम को 125 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसकी जानकारी जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि मुझे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की इनाम राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। साथ ही जय शाह ने T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को बधाई भी दी। गौरतलब है कि भारत ने बारबाडोस में खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था और दूसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम इंडिया के खिलाड़ियों को स्वदेश वापसी में थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल बारबाडोस में तूफान बेरिल के कारण हवाई यात्राओं के प्रभावित होने की खबर है। इस वजह से टीम इंडिया को स्वदेश वापसी के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ रहा है। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से हो रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, कैस्पर रूड और जेनिक सिनर पहले दौर में अपनी चुनौती पेश करेंगे। गत चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज विंबलडन में एस्टोनिया के क्वालिफायर मार्क लाजल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं भारत की तरफ से सुमित नागल भी आज इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के लिए शुक्रवार को ड्रॉ की घोषणा की गई। इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।